इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की बैठक में बड़ा फैसला। जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% की गई। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर की दर 18% से घटाकर होगी 5%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी की बैठक में हुए बड़े निर्णय। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। जैश के टॉप आतंकी मुन्ना लाहौरी समेत मुठभेड़ में 2 आतंकियों को किया ढेर। कुपवाड़ा में पाक सेना ने फिर तोड़ा संघर्ष विराम, 1 जवान शहीद। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश से रुकी शहर की रफ्तार। ट्रैक पर पानी भरने के कारण बदलापुर और बंगनी के बीच फंसी महालक्ष्मी एक्सप्रेस। 700 यात्री हैं ट्रेन में। राहत और बचाव के लिए आरपीएफ, एनडीआरएफ और नेवी के हेलीकॉप्टर मौके पर। ईडी ने मोइन कुरैशी और अन्य के खिलाफ धन शोधन की जांच के संबंध में सतीश बाबू सना को किया गिरफ्तार। सतीश को आज दिल्ली में विशेष अदालत में किया जा सकता है पेश। और भारत ने ब्रिक्स बैठक में आतंकवाद से मुकाबला और बहुपक्षीय निकायों में सुधार पर दिया जोर। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने खुद को नहीं ढाला तो इसकी विश्वसनीयता और वैधता दोनों पर आएगी आंच। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% करने का बड़ा निर्णय लिया गया है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। ये दरें 1 अगस्त से लागू होंगी। जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक बसों पर भी बड़ी राहत दी है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र। अजय, ये कितना अहम फैसला है और क्या कुछ असर, अगर साधारण भाषा में इसे समझना चाहे तो? बहुत बड़ा फैसला है इलेक्ट्रिक वाहनों के पूरे इकोसिस्टम के लिए। और अब ऐसा लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है अब शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रिकल वाहनों की तरफ। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप अभी बाजार में गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, पेट्रोल और डीजल कोई भी कार लेते हैं तो उस पर जीएसटी की सबसे बड़ी जो स्लैब है 28% की, वो आपको चुकानी पड़ती है। और अगर 10 लाख की कार खरीद रहे हैं तो आपको 2,80,000 रुपये टैक्स के तौर पर चुकाना पड़ता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल वाहन पसंद करेंगे और उसको खरीदने की कोशिश करेंगे तो आपको अब केवल 5% की दर से टैक्स देना पड़ेगा, तो आपको 23% का केवल टैक्स में मार्जिन मिलेगा। दूसरी बात ये कि जो दूसरा बड़ा फैसला किया गया है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर्स हैं उनकी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है या फिर इंस्टॉलेशन करता है कोई खरीद करके, तो फिर उसको केवल 5% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि पहले 18% हुआ करता था। तो वहाँ भी कीमतों में कमी आएगी। और जो एक तरह से जो इससे भी बड़ा फैसला, जो तीसरा बड़ा फैसला है जिसको मैं मान रहा हूँ आज की जीएसटी की काउंसिल से निकल करके आया है रमा, वो ये कि अगर सार्वजनिक परिवहन के लिए कोई भी क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इलेक्ट्रिकल बसेस की खरीदारी करती है तो उसको जीएसटी से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। उस पर 0% का जीएसटी लगेगा। इसलिए अब ऐसा लगता है कि पूरे इकोसिस्टम में जो शुरुआत होगी वो गवर्नमेंट लेड होगी और अथॉरिटीज़ लेड होगी। यानी जो लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं वो सबसे पहले बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिकल टेंडर्स आपको फ्लोट करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उनको कोई भी टैक्स केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को नहीं देना होगा। दूसरी बात कि अब जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अब पेट्रोल डीजल कार से हट करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाएगी। और जिस तरह से सरकार ने डेडलाइन रखी है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो संख्या है वो कम से कम 2025 तक उसका जो शेयर है उसको काफ़ी मात्रा में बढ़ाने की जो बात है, उसमें एक बड़ा फैसला आज कहा जा सकता है। भले ही आपको 1-2 लाइन के फैसले लिख रहे हैं, लेकिन इन लाइनों का बहुत बड़ा असर जो है वो ज़मीन पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बड़ा असर देखने को मिलेगा, यही जानना चाहते हैं कि सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में कितना बड़ा कदम इसे कहा जा सकता है और किस तरह से इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है? देखिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल अभी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम होती है हमारे देश में और ज़्यादातर जो पार्ट्स एंड पार्सल है वो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। सरकार की एक बिल्कुल स्पष्ट नीति है कि अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को देश में बढ़ावा दिया जाए। उसके लिए देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए और साथ ही साथ जो मॉड्यूल्स हम बाहर से मंगाते हैं बैटरीज के तौर पे, उसको भी देश में बनाया जाए। तो अगर पूरे ऑटोमोबाइल का एक पूरा इकोसिस्टम आप देखें तो उसके साथ साथ जो एंसिलरी यूनिट्स हैं वो भी अब देश में नई आएंगी, वहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
नए लोगों को स्किल किया जाएगा, नई तरह की बैटरीज आएंगी, उनको ऑपरेट करने के लिए, उनकी मरम्मत करने के लिए एक नई वर्कफोर्स की ज़रूरत होगी, जिसके लिए नए लोग तैयार किए जाएंगे। और जाहिर तौर पर जो बजट में एक और फैसला लिया गया था, और ये फैसला भी बजट का ही अगर आपको ध्यान होगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो जीएसटी की दर है उसका बजट में घोषणा की गई थी कि जीएसटी काउंसिल को इसके लिए काम करना चाहिए, और वो फैसला आज आया है। दूसरा एक बड़ा फैसला और बजट में किया गया था कि अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो आपको ब्याज में, अगर आप लोन लेते हैं तो आपको ब्याज में 1.5 लाख रुपए तक की छूट का वायदा किया गया था। तो एक तरह से कंज्यूमर्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, डिमांड को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी की दर घटाई जा रही है, और सार्वजनिक परिवहन सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो पूरे इकोसिस्टम को एक साथ प्रोत्साहन देने की कोशिश की जा रही है, और यही वजह है कि अब जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो सिस्टम है वो एक नए सनराइज सेक्टर के तौर पर इस देश में आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अब आप रिव्यूज़ देखेंगे अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग जो विदेशों में अभी फिलहाल काम कर रही हैं। चाइना की आप बात करें तो एक दिन में कई हज़ार इलेक्ट्रिकल बसेस वो मैन्युफैक्चरिंग करके सड़कों पर उतारता है, बहुत बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट भी करता है। तो मुझे लगता है कि भारत अब एक नए खिलाड़ी के रूप में इसमें उभरने की कोशिश कर सकता है। उसमें पहला कदम आज बढ़ाया गया। बिल्कुल, और ये रोजगार का भी एक प्रमुख जो है आप देख सकते हैं कि विकल्प बन सकता है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नए यूनिट्स यहाँ पर आएंगे, और एक तरह से जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग है वो भी शुरू होने की संभावना है। तो किस तरह से इकोनॉमी को ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है? So this will not be just job, this will be a green job. तो जिस तरह से बजट को ग्रीन बजट कहा गया, प्रधानमंत्री ने इसको ग्रीन बजट कहा, और स्पष्ट फोकस दिखा है कि पर्यावरण संबंधी जो हमें मुश्किलें हैं उनको हल करने के लिए फैसले लिए जाए। तो अब जो जॉब्स आएंगे वो एक तरह के ग्रीन जॉब्स होंगे, जिसमें आप इलेक्ट्रिक सिस्टम पर, सोलर सिस्टम पे, विंड सिस्टम पे, इस तरह के जो इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा देते हुए देखेंगे। तो कंपनीज R&D पे अब खर्च करना चाहेंगी, जिससे कि अब इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग देश में हो। स्किल सेक्टर काउंसिल जो है वो इस मामले में स्किलिंग देना शुरू करेंगे। जो युवा हैं अब उनको ये समझना चाहिए कि आगे अगर उनको नौकरी मिलेगी तो इन्हीं क्षेत्रों में मिलेगी। इसलिए जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो स्किलिंग है वो आगे आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा आपको पेइंग होगा, इसलिए आपको उस तरफ फोकस करना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, स्किलिंग के लिहाज से और पर्यावरण के लिहाज से, इन तीनों ही पक्षों से सकारात्मक जो पहल है, जो फैसला लिया गया उसका सकारात्मक असर पड़ेगा। और आगे जाते हुए ऐसा लग रहा है कि जो पेट्रोल डीजल का पूरा वाहनों का इकोसिस्टम जो अभी है उसको धीरे धीरे रिप्लेस करने की कोशिश की जाएगी इलेक्ट्रिकल वाहनों से। बिल्कुल अजय, बेहद सकारात्मक, शुक्रिया विस्तार से इस पूरे फैसले पर जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊँगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ, पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं, और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। शिवानी, हाँ जी दीदी, मुझे तेरा कुछ सामान मिला है। क्या है ये? अरे ये तो मेरी गर्भ निरोधक गोली है। धीरे बोल, तुझे पता भी है इनके बारे में? पता है दीदी, गर्भ निरोध का सबसे आसान तरीका है ये गोली। मैंने ही बताया था। आपने बताया था। मेरा आइडिया है दीदी। याद करो उस दिन जब हम आइसक्रीम खा रहे थे, तो मैंने कहा था नए जमाने की गोलियां सबसे भरोसेमंद और असरदार है। बोला था कि नहीं? देखा दीदी, मेरे बॉस की तरह सारा श्रेय खुद लेना चाहती है। अच्छा, याद है चुन्नी, जब बारिश हो रही थी मम्मा ने पकौड़े बनाए थे, है ना? तब मैंने कहा था पहले हम चुन्नू को पूरा प्यार देंगे, फिर अगले की सोचेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? और अब कौन श्रेय ले रहा है, बताना जरा। अब तुम लोगों ने मिलकर इतनी बातें कर ही ली हैं, तो मेरे बताने के लिए बचा ही क्या? नए जमाने की गर्भ निरोधक गोली, इसकी सच्चाई को जानेंगे तो आप भी करोड़ों खुश परिवारों की तरह इसे ही मानेंगे। फैसला लिया है एक साथ।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। जम्मू कश्मीर में आज तड़के सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने जैश के टॉप आतंकी मुन्ना लाहौरी को ढेर कर दिया है। मुन्ना लाहौरी का ताल्लुक पाकिस्तान से है। इसके अलावा मुन्ना लाहौरी के साथ सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी को भी ढेर किया है। मुन्ना लाहौरी युवाओं को बरगला कर उन्हें आतंक के रास्ते पर लाने का काम करता था। इस लिहाज से सुरक्षा बलों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। आज सुबह सुरक्षा बलों को शोपियां के एक आवासीय घर में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इमारत को घेर लिया। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। प्रशासन ने एहतियातन इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के मचल सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। आज सवेरे पाकिस्तान रेंजर्स ने अचानक नियंत्रण रेखा पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में भारतीय सेना के एक जवान को गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने बाद में दम तोड़ दिया। जवान की पहचान सदावन RR केलांस नायक राजेंद्र सिंह के रूप में की गई है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सफदरजंग अस्पताल में निरीक्षण कर विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री सफदरजंग अस्पताल का दौरा कर नए इमरजेंसी और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का मुआयना उन्होंने आज किया और केंद्रीय मंत्री आज सफदरजंग अस्पताल में बुजुर्गों के लिए विशेष OPD का भी उन्होंने शुभारंभ किया। ये OPD बुजुर्गों के लिए हर रविवार को खुलेगी, जहां वृद्धावस्था से जुड़ी प्रमुख बीमारियों के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार की खास पहल है ये बुजुर्गों के लिए। देश के नए एम्स के अध्यक्षों के साथ आज 12 बजे निर्माण भवन में एक अहम बैठक भी उन्होंने की और बैठक में सभी रोगों के कारण और उनसे बचाव के उपायों के लिए शोध पर जोर देने समेत कई अन्य विषयों पर चर्चा हुई। मुंबई के लोगों के लिए भारी बारिश एक बार फिर बड़ी समस्या का कारण बन गई है। भारी बारिश के चलते ट्रेनों की आवाजाही पर काफी असर पड़ा है। बदलापुर और वांगनी के बीच महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रैक पर पानी भरने की वजह से कल शाम से अटकी है। अंतिम सूचना मिलने तक 700 में से 500 यात्रियों को अनेक एजेंसियों के साझा प्रयासों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की है और भारत सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वे व्यक्तिगत रूप से बचाव कार्यों की निगरानी करें। RPF, सिटी पुलिस, NDRF की टीमें घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई हैं। नेवी के हेलीकॉप्टर भी राहत और बचाव के काम में पूरी मुस्तैदी से सहयोग कर रहे हैं। नेवी भी निगरानी कर रही है कि यात्री कहीं भटक न जाएं। फंसे हुए यात्रियों को बिस्किट और पानी भी वितरित किया जा रहा है। नेवी का सीकिंग हेलीकॉप्टर एडवांस असेसमेंट पार्टी के रूप में तैनात किया गया है और पश्चिमी नौसेना कमान स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। राज्य प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क में भी है ताकि प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जा सके। इस बीच सुबह से हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया। भारी बारिश के साथ साथ उल्लास नदी के जलस्तर के बढ़ने के कारण अंबरनाथ में जल भराव हो गया। स्थिति के मद्देनजर 20 ट्रेनों को समाप्त कर दिया गया है, जबकि 2 को रद्द कर दिया गया है। बारिश की वजह से कई उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं, जो अपने निश्चित समय से करीब 1 घंटे की देरी से उड़ान भरेंगी। बारिश की वजह से 7 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 7 से 8 फ्लाइट्स का रूट डायवर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई में आज के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका के चलते लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में पुराने ढांचों या मकान की दीवार ढहने की घटना की संभावनाएं हो जाती हैं। और हमारे संवाददाता शिशिर ने हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। शिशिर, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है राहत और बचाव की अगर बात करें तो? बिल्कुल रमा, देखिए कल रात से हालांकि ये ट्रेन बात करें वांगनी से बदलापुर, इन स्टेशनों के दरमियान हालांकि फंसी थी। कोल्हापुर से निकली हुई ट्रेन है। कल ही उसको मुंबई पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि अगर मुंबई के एडजॉइनिंग इलाके अगर देखे जाए, आसपास के इलाके देखा जाए जिसमें थाने, भिवंडी, कल्याण जैसे इलाके हैं, यहाँ पर
कल रात से जो है भारी वर्षा हो रही है और उसके कारण पूरे इलाके में अगर देखा जाए, खास तौर पर बदलापुर वांगनी का जो इलाका देखा जाए, यहाँ पे जलभराव हो चुका था और इसीलिए ये ट्रेन जो है ट्रैक पर ही फंस गई थी। हालांकि यहाँ पर पहुँचने के दूसरे कोई रास्ते नहीं थे, इसीलिए जो है एनडीआरएफ टीम या बचाव कार्य की टीम में उनको पहुँचने के लिए वहाँ पे काफ़ी वक्त लगा। लेकिन चूंकि ट्रेन के अंदर हालांकि लोग सभी सेफ थे, ट्रेन के अंदर भी अनाउंसमेंट की जा रही थी कि चूंकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि लोग ट्रेन से बाहर ना निकले, क्योंकि जहाँ पर ट्रेन खड़ी थी उसके अगल बगल अगर देखा जाए दोनों तरफ जो है उल्लास नदी उफान पर थी, उल्लास नदी का पानी दोनों तरफ था और इसीलिए बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए सभी लोगों को ट्रेन में ही रहने की हिदायत दी थी। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि जिस प्रकार से प्रशासन वहाँ पर पहुँचा है कुछ घंटों बाद, और वहाँ पर बात करें हम या फिर मेडिकल किट की या फिर खाने की बात करें, वो भी वहाँ पर जो है अंदर जो लोग फंसे थे उनको मुहैया करा दिया। हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए बचाव कार्य शुरू हो चुका, एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी थी कुछ घंटों पहले ही और उन्होंने जो है अपने साथ स्पीड बोट भी कैरी की थी, क्योंकि इस जगह पर पहुंचना नामुमकिन था, क्योंकि यहाँ पे कोई रोड कनेक्टिविटी ट्रैक के अगल बगल में नहीं है और इसीलिए जो है एनडीआरएफ की टीम जो है स्पीड बोट के जरिए इन जगह पर गई, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया। तकरीबन जो पिछली जानकारी में प्राप्त हुई उसके अनुसार तकरीबन 150 लोगों को बचाया जा चुका था और हालांकि अब जबकि एनडीआरएफ की टीम और बाकी बचाव कार्य वहाँ पहुँच चुका है, अब वहाँ से लोगों को निकालना इतना मुश्किल भरा काम नहीं होगा। हालांकि कुछ ही घंटों में पूरा ऑपरेशन अगर देखा जाए तो पूरा हो सकता है, चूंकि हमने जैसे कहा था कि मेडिकल जो बात करें, मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें या साथ खाने की बात करें, वो पहले से ही मुहैया करा दिया था लोगों को। और हालांकि इस सभी एरिया की बात करें, इस वक्त अगर बात करें तो यहाँ पर कल रात को सबसे ज़्यादा वर्षा हुई थी। हालांकि मुंबई का अगर इलाका देखा जाए, मुंबई में कल शाम को बारिश हुई थी, लेकिन आज मुंबई के अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी प्रकार की बारिश यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ से गुजरने वाली जो ट्रेन है मुंबई से, जो कल्याण बदलापुर या फिर अंबरनाथ जो जाने वाली जो ट्रैक है, वहाँ पर जो है ट्रेनों का अगर आवाजाही देखें तो इस वक्त काफ़ी डिले ट्रेन चल रही है, क्योंकि यहाँ पर पानी की समस्या है, जलभराव अभी भी है और इसीलिए अगर देखा जाए तो ट्रेन है इस वक्त जो ऑपरेशन है वो इस वक्त सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि रोड्स के जरिए रोड्स ओपन करने की कोशिश सरकार कर रही है और यहाँ पर रोड पर पहुँचने की कोशिश भी लोग कर रहे हैं। जो लोग मुंबई में जो अपने दफ्तर में थे वो अपने घर कल रात को नहीं पहुँच पाए, चूँकि वहाँ पहुँचना मुश्किल था, ट्रेन सर्विसेज बंद कर दी गई थी, रोड से पहुँचना मुश्किल नहीं था। लेकिन अब जबकि सुबह से अगर देखा जाए तो बारिश थोड़ी रुक रुक के हो रही है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं बचाव कार्य में तेज़ी आ सकती है और साथ ही साथ ये जो बाकी रोड्स है वो भी ओपन हो सकते हैं। कल रात को हालांकि जिस प्रकार से हमने वर्षा देखी उसकी वजह से कारण जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी, कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी, उन्होंने भी डिले कर दिया गया। हालांकि आज सुबह भी हमने देखा कि कुछ फ्लाइट्स जरूर डिले थी, लेकिन अब हालांकि मुंबई में अगर मुंबई के इलाके में देखा जाए तो नॉर्मल सी है अभी। जी बिल्कुल शिशिर, और प्रशासन की तत्परता इस बात से भी जाहिर हो जाती है, जिस तरह से 500 के करीब लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है और जिस तरह से कहा गया था पहले भी कि जल्दी ही ऑपरेशन जो है वो ये समाप्त हो जाएगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस रूप में भी इसे देखा जाना चाहिए। बिल्कुल रमा, हालांकि देखिए जहां पर ये ट्रेन फंसी हुई है उला का, जैसे मैंने कहा कि वो वांगनी और बदलापुर स्टेशन के बीच का इलाका है, यहाँ पर हम पहुंच नहीं पाते, क्योंकि मुंबई से तकरीबन अगर देखा जाए 70 से 80 किलोमीटर ये दूर इलाका है और वहाँ पर पहुँचने का एकमात्र जरिया है वो है रोड। हालांकि ट्रेन से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन चूंकि ट्रेन ट्रैक्स पे पानी भरा है इसलिए बचाव कार्य को देरी हो रही थी और इसीलिए कल भी हालांकि प्रशासन की तरफ से बचाव कार्य की कुछ टुकड़ियां यहां से भेजी गई थी। एनडीआरएफ की टीम भी पहुंचने की मुशक्कत कर रही थी। हालांकि एनडीआरएफ की टीम ने स्पीड बोट के जरिए वहां पर पहुंचने की जो है ट्राई किया था और वहां पर पहुंच भी गए थे, कुछ वक्त जरूर लगा था, लेकिन इसमें पूरे घटनाक्रम में देखें तो कि पैनिक होने की इसलिए जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो लोग ट्रेन में थे वो सेफ थे। हालांकि ट्रैक काफी ऊपर होने के कारण जो है पानी थोड़ा निचले स्तर पर था, उल्लास नदी जाहिर सी बात है उफान पर थी, लेकिन इसका सीधा असर जो है ट्रेन पर दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि ट्रैक पर पानी जरूर था और इसलिए लोगों को हिदायत दी गई थी कि वो ट्रेन से बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर जाने के बाद जाहिर सी बात है कि ट्रैक पर चलना ऐसे अगर देखा जाए हालात में काफ़ी दिक्कतों भरा हो सकता है और इसीलिए कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी जल्द से जल्द इंतजाम किए गए थे। जो ट्रेन में खाने पीने की चीज़ें थी वो लोगों में बांटी गई थी और साथ ही साथ रेगुलर इंटरवल पर अनाउंसमेंट किए जा रहे थे किस प्रकार से एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच रही है, तो इसलिए लोगों में इतना पैनिक नहीं था, क्योंकि एक बार वहां एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, अब वहां पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन करना काफी मुश्किल बात अब नहीं है। जी बिल्कुल शिशिर, उम्मीद जताएंगे कि जो बाकी के बचे यात्री हैं उनको भी जल्दी ही निकाल लिया जाए। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा दौरे पर रोहतक पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भव्य स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें गदा भेंट की। वे रोहतक में हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर रणनीति तैयार करेंगे।
ईडी ने विवादित मांस निर्यातक मोइन कुरैशी और अन्य के खिलाफ धन शोधन की जांच के संबंध में हैदराबाद के कारोबारी सना सतीश बाबू को गिरफ्तार किया है। बाबू को धन शोधन निवारण कानून PMLA की धाराओं के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया। बाबू की हिरासत की मांग करने के लिए उसे आज यहां एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किए जाने की संभावना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एजेंसी में नंबर 1 की हैसियत रखने वाले तत्कालीन सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और नंबर 2 माने जाने वाले राकेश अस्थाना के बीच तनातनी के दौरान बाबू की ही शिकायत पर अपने पूर्व विशेष निदेशक अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर आपराधिक प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी ने 2017 में कुरैशी के खिलाफ धन शोधन निवारण कानून के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DG न्यूज। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही। माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी। अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने रियो डी जेनेरियो के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने और बहुपक्षीय निकायों, खासतौर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर जोर दिया। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जनरल VK सिंह ने ब्रिक्स सदस्यों से सभी प्रकार के आतंकी समर्थक कृत्यों पर कार्रवाई करने का आह्वान किया। A great amount of work has been done in BRICS where counter-terrorism is concerned, and especially by Brazil in the last almost a year of its presidency. And terrorism is one issue which concerns everybody in the world. So we emphasize that. We also emphasize that restructuring of the United Nations as such, various organs, and to bring it in sync with the realities of the world today in terms of representations, in terms of how various regions who remain unrepresented as part of the Security Council structure. So we said that the BRICS needs to take this issue more positively. इस दौरान भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। During our bilateral meeting with the foreign minister, we also built up on this in terms of relationship between Brazil and India, how science and technology needs to be taken forward, how agricultural cooperation needs to be taken forward, how both India and Brazil can benefit from it, and we exchange views on how things are today in our neighborhood and in Brazil's neighborhood. We want to discuss more in depth
our respective views of any international issues of concern to us, which is basically all because both Brazil and India have a global presence. We want to go more in depth about security issues, about how we see the Middle East, how we see the question of Latin America and South America, multilateral trading system, WTO, reform of the WTO. We want to touch a little bit in all of those issues where both Brazil and India are key players. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आज 81वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर शहीदों को याद किया। अपने संबोधन में उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे किसी भी अप्रिय घटना का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला बड़ी बहादुरी से करते हैं और यही परिणाम है कि आप के परिश्रम की प्रकाष्ठा ने जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद के फन को कुचल दिया है और आगे आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय के बाद आप सबकी बहादुरी के बल पर जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों का सफाया कर दिया जाएगा। पूरे देश को विश्वास है और केंद्र की सरकार को विश्वास है। सीआरपीएफ के डीजी राजीव राय भटनागर ने ड्यूटी को अंजाम देते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को याद किया और उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि शहीदों के परिवार को समय सीमा के अंदर सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति ने अप्रैल में वीर परिवार ऐप लॉन्च किया था। राष्ट्र की सेवा में अभी तक सीआरपीएफ के 2195 बहादुर जवानों और अधिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं उन सभी शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शहीदों के परिजन हमारे पुलिस बल परिवारों के अभिन्न अंग हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा सीआरपीएफ वीर परिवार नामक मोबाइल ऐप का शुभारंभ अभी किया गया था, जिससे कि हम शहीदों के आश्रितों के साथ लगातार जुड़े रहते हुए सुलभता से आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। भारतीय कुश्ती के महायोद्धा और विश्व नंबर 1 पहलवान बजरंग पुनिया ने सितंबर में कजाकिस्तान में आयोजित होने वाले विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बजरंग ने पिछले 10 कुश्तियों में से 9 में जीत हासिल की। बजरंग पुनिया ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि उनका लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। कुश्ती की विश्व चैंपियनशिप के लिए बजरंग पुनिया ने क्वालिफाई कर लिया है। उस वक्त वो हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। बजरंग, कैसे देखते हैं अब यहाँ से आपकी तैयारी क्या रहने वाली है वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर? देखिए, अभी ट्रायल में जीत के खुशी हुई है कि भाई हाँ, मैंने ट्रायल दी, उसमें मैंने क्वालिफाई किया वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और अभी टारगेट वर्ल्ड चैंपियनशिप है क्योंकि पहला क्वालिफाई टूर्नामेंट है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि भाई इंजरी से बच के रहें और जो सामने मेजर टूर्नामेंट है उसकी हम पूरी तरह से तैयारी करें कि कोई गलती हमें वहाँ पे, क्योंकि हम 1 साल मिलेगा अगर हम वहाँ क्वालिफाई करते हैं तो 1 साल हमें ट्रेनिंग के लिए मिलेगा ओलंपिक के लिए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं पहले टूर्नामेंट में ओलंपिक क्वालिफाई करूँ और 1 साल मुझे लंबा समय मिले ओलंपिक की तैयारी के लिए। पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी तो आप फाइनल में आकर के आपको जापानी पहलवान के आगे हार का मुंह देखना पड़ा था, तो इस बार क्या कुछ तैयारी रहेगी? क्योंकि आपका कहा जाता है कि जो लेग डिफेंस है वो थोड़ा सा वहाँ पे आपको दिक्कत आती है, तो उसको किस तरह से इस बार इंप्रूव करने की कोशिश है? देखिए, उसी में लगे हुए हैं क्योंकि मैं जितने भी पॉइंट देता हूँ लेग से ही देता हूँ और उसी में मेरे कोचेज हैं जो इंडिया टीम में हैं, जितने कोचेज और मेरे पास पर्सनल कोच भी है, तो जितने भी हमारे कोचेज हैं सभी से एडवाइस लेता हूँ कि कैसे मैं लेग डिफेंस करूँ या यहाँ से अटैक करूँ, काउंटर करूँ। तो हर कोचेज से डिस्कस करके उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं कि भाई हम आगे जो टूर्नामेंट है ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप उसमें कोई गलती ना करें। ओलंपिक को लेकर के ये क्योंकि पहला क्वालिफाइंग इवेंट भी होगा, तो क्या किसी तरह का कोई प्रेशर है इस समय फील कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी तरफ से फ्री माइंड होकर खेलता हूँ। जो मैं ट्रेनिंग करता हूँ मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि टूर्नामेंट में जो मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग में सीखा वो मैं टूर्नामेंट में करूँ। ये हम सब जानते हैं कि आप अपने ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा समय देते हैं, 6-7 घंटे लगातार देते हैं। इसके अलावा क्या कुछ रणनीति आप मैच दर मैच बना रहे हैं? तो हमारी कमियाँ हम उन्हीं पे काम करते हैं ना कि सामने, हाँ हम वहाँ पे जो क्योंकि रेसलिंग है उसमें सामने वाला भी तो तैयारी कर रहा है, क्या पता वो अपनी रेसलिंग चेंज कर रहा हो,
तो वो हम मैट पे जाके डिसाइड होता है। जब हम हमारी कोशिश रहती है सामने वाले से गलती करवाएं और उस गलती का हम फ़ायदा उठा के पॉइंट हासिल करें। तो मेरी भी कोशिश ये है कि मैं कोई गलती ना करूँ और दूसरे सामने वाले रेसलर से गलती करवाऊँ। कोच योगेश्वर दत्त से लगातार टिप्स मिल रही होगी, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर टाइम फ़ोन पे या मैसेज में टच रहते हैं और जो भी रेसलिंग अबाउट होती है उसके बारे में पूछते रहते हैं। हालांकि वर्ल्ड चैंपियनशिप है लेकिन ओलंपिक असली टारगेट है। बिल्कुल, देखिए हर खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक मेडल, और मेरा जो देशवासी मुझसे उम्मीद किए बैठे हैं कि भाई रेसलिंग में सिल्वर भी है और ब्रॉन्ज भी है, अभी गोल्ड की हमें दरकार है। तो मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, मैं बेस्ट करूँगा कि मैं देशवासियों की उम्मीदों को पूरा करूं। तो ये थे बजरंग पूनिया, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका जो टारगेट है वो ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने का है, लेकिन इसके लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक लेकर के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। कैमरामैन कुलदीप के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।